आज की गोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष मंत्री आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी, पुरोहित जी, कैप्टन पुरोहित जी, और यहाँ उपस्थित बहुत ही ऊर्जावान, ज्ञानी और जिन्हें जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त है, ऐसे अपने वरिष्ठ युवाओं के बीच में मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और गौरवशाली समझता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आप अगर मेरी बात पर विश्वास कर सके, आप सबकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बोलने को है क्या, मैं क्या आपके बीच में बोलूं। आप लोगों के पास इतना अनुभव नहीं होता अपने अपने क्षेत्रों का कि अब बोलने के लिए ईमानदारी से तो कुछ बचता नहीं, लेकिन आपने एक शब्द मेरे साथ लगा दिया, मुख्य वक्ता, तो बोलना पड़ेगा। मैं आज आपके बीच में सौभाग्यवश, दुर्घटनावश आया। आना किसी और वक्ता को था, उनके पास समय नहीं था, और मेरा कोई पूर्ण परिचय आदरणीय मानव जी से नहीं था, केवल टेलीफोन पर वार्ता हुई, और सिर्फ वार्ता से मुझे लगा कि राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति हैं और मुझे बुला, क्योंकि विषय इतना समीचीन है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम इस पर बैठकर ईमानदारी से चर्चा करें तो हम राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं अपना कुछ योगदान कर रहे हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। आप ईमानदारी से समझिए, मेरे पास बोलने को कुछ रहा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बेटे बाप को गलती समझते हैं। जो आह्वान आदरणीय मोदी जी ने किया, ये हिम्मत, ये साहस, ये रिस्क कोई नेता नहीं ले सकता। आप धारा के विपरीत तैरकर, अपने समर्थकों के हितों के विपरीत जाकर आप कोई आह्वान कर रहे हैं। अभी 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इस देश में तो रोज चुनाव है, और हमारी जितनी बुद्धि काम करती है, हमारे जितने सोच का दायरा है कि साहब वो कल मेरी गली का तो लाइट खराब हो गया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मेरे यहाँ पानी कम आया तो मोदी जी क्या कर रहे हैं। आप सब बहुत ही चूंकि प्रबुद्ध हैं, आपको याद होगा हम भारत की बहुत तारीफ करते हैं, हमारी मातृभूमि में गर्व है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में प्याज की कीमत बढ़ने से सरकार बनती और बिगड़ती है। हम ये निर्णय नहीं लेते हैं कि अगर प्याज महंगी हो गई तो 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए प्याज को वो कम कर दें। और मोदी जी सोना ना खरीदने को कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, मोदी जी कह रहे हैं कि खाने में थोड़ा सा स्वाद अगर कम होता भी हो तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ऐसा व्यक्ति केवल नेता नहीं, हमारे यहाँ 2 शब्द पॉलिटिकल साइंस में इस्तेमाल करते हैं, एक लीडर है, एक स्टेट्समैन।
कि अरब युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल में युद्ध हो रहा है, ईरान अमेरिका में युद्ध हो रहा है, तेल का संकट है, तो स्वाभाविक है वास्तविक में नहीं पाए। याद रखिए, किसी भी समय हमारा युद्ध पाकिस्तान से होना और हमारी जो सोच है, हमारी जो स्मृति है, वो बहुत छोटी, हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। याद कीजिए, जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, केवल एक देश इराक को छोड़कर किसी मुस्लिम देश ने भारत को तेल नहीं दिया। ये ईरान जो आज से भी कई मामलों में गुहार लगाता है, कश्मीर में जितना आतंकवाद है उसके पीछे इस ईरान का बहुत बड़ा योगदान। जब कभी भारत पाकिस्तान की बात आती है तो ईरान हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है। पहली बात तो यह कि इस युद्ध में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। हमने नहीं कहा अमेरिका से कि आप युद्ध कर दीजिए ईरान पर और बम डाल दीजिए। हमने इजराइल से भी नहीं कहा, लेकिन इजराइल का साथ देना हमारे लिए बाध्यता है, मजबूरी है। इजराइल के हम पर एहसानात है। एक होता है जो हमने यहूदियों पर एहसान किया सैकड़ों वर्ष पहले, जब सारी दुनिया से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, निकाला जा रहा था, तो हमने उन्हें प्रश्रय दिया और प्रश्रय में दिया सम्मान के साथ। हमने शर्त नहीं रखी कि धर्म परिवर्तन करना होगा। हमने कहा आपका धर्म आप मानिए और यहाँ सम्मान से। इजराइल उस एहसान को आज तक मानता है। और जब हमारा युद्ध पाकिस्तान से हुआ, यद्यपि हमने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, तब भी हमने हथियार वहां से लिए, तो हम उस एहसान को कैसे भूलें? और ये व्यावहारिकता, इसे राजनीति छोड़ दी। कल को अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, वो अमेरिका जो दुनिया में दावा करता है लोकतंत्र की रक्षा का, वो समर्थन किसका करता है? पाकिस्तान। जरा सा इस तेल से, सोने से निकलकर अपनी जियोपॉलिटिक्स को देखिए, भू राजनीति को देखिए। हमारे सर पर चीन बैठा है, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान बैठा है, हमारे दक्षिण में लंका बैठा है, हमारे उत्तर पूर्व में चीन और बर्मा बैठा है। तो हम तो एक तरह से लोहे के पिंजरे में जकड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में इस देश को आगे लेकर चलना, इस देश को विकसित बनाना, इस देश को एक पुराना गौरव सम्मान दिलाना, इस देश को एक महाशक्ति के रूप में विकसित करना बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब अपने अपने दिलों में जाके, अगर हम ही हमारे बच्चे थोड़ी सी तरक्की कर जाते हैं, तो हमारे रिश्तेदारों की ईमानदारी से प्रतिक्रिया क्या होती? क्या वो खुश होते हैं? आएंगे जरूर, हमारे यहाँ बधाई भी देंगे, लेकिन मन में ईर्ष्या। तो आज भारत वैश्विक राजनीति में, विश्व की राजनीति में अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और उस चुनौती से बदला लेने के लिए अमेरिका क्या षड्यंत्र हमारे विरुद्ध कर रहा है। वो पाकिस्तान जो सदैव से मानवता के लिए कर रहा है, जिसके सहयोग से अमेरिका के ट्विन टावर्स को ध्वंस कर दिया गया, अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। कारण कोई नहीं है, कारण यह है कि जानता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। लेकिन यदि भारत इसी प्रकार से प्रगति तरक्की करता रहा, तो ये तुम्हारे लिए गंभीर चुनौती है। जबकि हमारा तो इतिहास है, हमने जीवन में कभी किसी को चुनौती दी नहीं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो सर्वे भवन्ति सुखिनः वाले। आप याद कीजिए अपने इतिहास को, हमारे वीरता में, बहादुरी में, पराक्रम में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम पराजित होते रहे। क्यों? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा अच्छे थे। हमारे धर्म ग्रंथ बतलाते हैं कि युद्ध अचानक नहीं होगा। अगर युद्ध
और जब शाम को शंखध्वनि हुई, युद्ध समाप्त हो गए, तो हम शत्रु के खेमे में जाते हैं। कहो भाई कितनी चोट लगी, क्या मामला है, सब ठीक तो है? हमारे यहाँ परंपरा में भी कहता है कि ये मेरे गुरु में नहीं, पर हथियार कैसे चला? तो हम जो युद्ध हारे हैं, हम किनसे युद्ध हारे हैं? जो बर्बर थे, जंगली थे, वैशी थे, जिन्हें मानवता के प्रति कोई जिनका भाव नहीं था, जिनके लिए हमारी महिला, हमारी बहन बेटी केवल एक विलासिता की वस्तु। युद्ध में कुछ हो या ना हो, लेकिन इन पर कब्जा करना है, बच्चों को मारना है। हमें यह सिखाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध भूमि से भाग रहा है, उस पर आक्रमण नहीं करना। हमें सिखाया गया कि अगर कोई व्यक्ति निशस्त्र हो जाए, उसके पास शस्त्र ना रहे, उस पर आक्रमण नहीं करना। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। और इन जाहिलों को देखिए, इन बर्बर शक्तियों को देखिए, इनकी युद्ध नीति क्या होती है। और उसमें कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत का कोई राजा पराजित नहीं हुआ, भारत का कोई किला विजित नहीं हुआ, जब तक किले के दरवाजे अंदर से नहीं। महाराणा प्रताप की, वीर शिवाजी की, रानी अवंतिका की बहादुरी में कहीं कोई संशय है? कोई दूसरा उदाहरण मिल सकता है क्या? लेकिन वहां हमेशा हम अपने अपनों से पराजित हुए, शत्रु से पराजित नहीं। तो मोदी जी जो संकेत दे रहे हैं, मेरा बुद्धि या जो कुछ मैंने देख किया, मुझे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में हमें कोई ना कोई युद्ध पाकिस्तान से लड़ना होगा। ये तो ट्रेलर है जो चल रहा है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अभी केवल इतना कहा गया कि तेल की बचत कीजिए, हमने गाड़ी ले जाकर पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी। जरूरत नहीं भी है तब भी टेंशन कर दो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता फिर भी बहुत देशभक्त, हमें यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। जिस पर अभी चर्चा भी हुई थी कि मंत्री जी 2 गाड़ी लेकर निकल गए, कोई मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल पर चल रहा है, कोई मंत्री स्कूटर पर चल रहा है। हमें इस सिंबोलिज्म से बचना है, हमें इस दिखावे से बचना है। मैं तो ये चाहता हूँ मोदी जी की जो सुरक्षा में घटाई गई 2 गाड़ियों के साथ, मैं तो चाहता हूँ अगर वो कल तक 50 के साथ चलते थे, आज 101 गाड़ियों के साथ चले। हमें उसकी आवश्यकता है, उससे कोई पेट्रोल खर्च नहीं होने वाला। जो लोग हमारे नीति नियंता हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, कभी वो सोचते हैं कि पेट्रोल की सबसे ज्यादा खपत या दुरुपयोग कहां होता है? इस देश में पेट्रोल का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है ट्रैफिक जाम में, जहां 1,000 व्हीकल लाइन में लगे हैं, 1 इंच चलने लगे, लेकिन स्टार्ट। हम बड़े खुश हैं आजकल, देहरादून दिल्ली 2.5 घंटा, ये क्रिएटेड है हाइप। हमने आडंबर मचा कर रख दिया, दिल्ली देहरादून 2.5 घंटा, दिल्ली देहरादून 2.5 घंटा, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में गजब का सुधार हुआ है जब से मोदी सरकार आई है, कोई शक नहीं है। लेकिन देहरादून की क्या स्थिति है, मसूरी की क्या स्थिति हो गई? दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटा और आसारोड़ी से घंटाघर 1.5 घंटा। उसमें जो पेट्रोल वेस्टेज हो रही है, उसकी किसी को चिंता है? मेरे और आपकी खपत क्या है? दिन भर में 1 लीटर 2 लीटर, और अगर हम कार से जाए तो 10-20 लीटर पानी। बचत करने में कोई बुराई नहीं है, बचत तो होनी चाहिए, लेकिन हमें उन सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार की, अपने नेता की प्रशंसा के लिए मैं करता नहीं हूं। हमें उन बातों पर विचार करना चाहिए जो मूलभूत प्रश्न है। ये कैसा देश है? एक मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू होता है, डीपीआर बनती है, सर्वे होता है, और 10 साल बाद पता लगता है सब प्रोजेक्ट को शेयर कर। कोई कारण है, कोई एक्सप्लेनेशन है?
इस पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो गया उसका कोई हिसाब पूछने वाला है? हमारा ये देहरादून क्या खूबसूरत शहर होता है। जो व्यक्ति जीवन में रिटायर हो जाता था उसका सपना होता था कि बसना कहाँ है? देहरादून की शान तो आती है। लेकिन जिस तरह से हमारा विकास हुआ, जिस तरह से यहाँ विकास परियोजनाएं बनी, जो आज हमारे साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर मजाक हो रहा है, उस पर भी तुम्हें ध्यान देना होगा। जो बात आदरणीय मैडम ने कही थी, मैं चाहता हूं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करूं। क्या हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी है, आप ऑटो में बैठ जाएं, सीट 6 के लिए पास है, वो 10 बैठाता है और आपकी हिम्मत नहीं है आप उससे बहस कर सकते। और मोदी जी ने कहा था कारपूलिंग हुई, कुछ लोगों ने शुरू किया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, मुंबई और दिल्ली में पुलिस ने चालान कर दिया कारपूल करने वाले का कि आप तो सवारियां ढो रहे। इस देश में जो मजाक चलते हैं, हमें दिखावे की राजनीति, प्रतीकात्मक राजनीति नहीं करनी। जो करना है ईमानदारी से करना है, उसे अपने व्यवहार में लाए। हमें भाषण बोल मिल जाए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी की सिक्योरिटी कम की जाए, इज वेरी प्रीशियस टू दिस कंट्री। लेकिन जो और पैराफर्नेलिया जो अभी आपने कहा कि हमारे जो कुछ है नहीं, मंत्री ना मंत्री की गुम, किसी आयोग के किसी संगठन के उन्हें अध्यक्ष बना दिया, वो 250 गाड़ियां लेकर चल रहे। और माफ कीजिए, एक सरकारी अधिकारी, लेकिन उसके पास पदभार 3, गाड़ियां कितनी साल उनके पास? इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। ध्यान देने की यहां आवश्यकता है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। हमारी जो याद है वो बहुत सीमित है, थोड़े दिनों में बातों को भूल जाते हैं। इस देश ने वो भी समय देखा जब इस देश की सो कॉल्ड फाइनल लेडी प्रधानमंत्री रही अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति थे लिंडन बी जॉनसन। अगर आज मैं कह सकूं तो जैसा मूर्ख आज राष्ट्रपति वहां है, वो राष्ट्रपति मूर्ख तो नहीं था, लेकिन बहुत वाचाल और बदतमीज था। उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा, हैव यू कम टू बेग? भीख मांगने आई हो? और हम में से ज्यादातर लोग उस पीढ़ी के हैं जो राशन डिपो की दुकान पर लाइन में लगे, और किस चीज के लिए? PL 480, वो गेहूं जो अमेरिका के किसी उद्योग का नहीं था, पशुओं को भी नहीं मिलता था। अमेरिका को अपने गोदामों को खाली करने के लिए समुद्र में फेंकना पड़ता था। हमने भीख में वो खाया है लाइन में लगकर। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, हमने सुना भी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। तो हम उन चीजों को भूल गए। क्यों भूल गए? 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार, देश के सामने विदेशी मुद्रा का संकट, क्या निर्णय लिया गया? सोने को गिरवी रखिए। इंग्लैंड के यूके बैंक में और स्विट्जरलैंड में हमने अपना सोना गिरवी रखा, तब जाकर हमारी जो 100 करोड़ रात थी वो बची। बहुत बुरा समय निकल गया। आज इस सरकार ने वो 1000 टन सोना वापस आपके देश में लाकर रख दिया, इस बात का किसी को कोई ध्यान नहीं है। 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी बड़ी चर्चा है। वो 1000 टन सोना हमारे देश में वापस आया, उसका कोई जिक्र नहीं। हाँ, सोने को नहीं खरीदना है, पेट्रोल की बचत करनी है, गीले बिल ऑयल
गुंजाइश नहीं, हमें केवल अपने जीवन में व्यवहार मिलता है। प्रश्न ये है कि जहां बड़ा काम हमने कोस्टल रोड बनाई मुंबई में, समुद्र के किनारे सड़क, बजट कितना है साहब? 35,000 करोड़। लेकिन जो मुंबई की लाइफलाइन रही है बेस्ट, बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी एंड इसके ट्रांसपोर्ट और मुंबई की लोकल ट्रेन, उसके लिए हमें 1,000 करोड़ रुपया अपने बजट में नहीं मिला। कैसे सुधार हो? हमें अपनी प्राथमिकताओं को, विशेष रूप से उन लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी की जगह बैठे, जिन्हें निर्णय लेने, जिन्हें निर्णयों को एग्जीक्यूट करने का ज्ञान नहीं करना। आपका टीवी डैम कब से बनना शुरू हुआ और जब समाप्त हुआ तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने गुना बढ़ गई, इस पर किसी का ध्यान नहीं। हमारी जितनी सरकारी योजनाएं बनती है वो ज्यादातर जमीन से जुड़ी नहीं। आपने दिल्ली को देहरादून से 2.5 घंटे में जोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, सब बातें होंगी। लेकिन भाई इससे पहले अगर एक गलती से रिंग रोड पहले बना देते, आज आप सोकर जा रहे हैं, अब साहब आशावादी को झाझरा से कनेक्ट करेंगे और वो जो वहां ट्रैफिक जाम होने लगा है आशावादी पर और सारे शहर में, उसका इलाज। और आप जानते हैं हमारे यहाँ योजना आज बनेगी, पूरी कब होगी? भगवान ना, तो खर्चे वहां बढ़े, ध्यान वहां देने की जरूरत है। इस देश में देश का आम नागरिक सरकार का साथ देना चाहता है, देता है। इस देश की मां बहनों ने जो सबसे प्यारी चीज थी, सोना, आपने बताया था उन्हें सोना दान दिया। इस देश का नागरिक पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन प्लीज तब ये पता लगे कि उसका उपयोग हुआ, कि दुरुपयोग हुआ, कि सदुपयोग हुआ, तब आदमी के मन में खुदा हमारी जीवन भर की गाड़ी कमाई कहां से? तो प्रश्न ये है, जो मोदी जी ने कहा है वो वाद विवाद की योग्य नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह की कोई गुंजाइश नहीं। मोदी जी ने आपको चेताया है और केवल इनके लिए नहीं, आने वाले समय के लिए। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, मेरे पास कोई, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जितना कुछ स्टडी करता हूं, युद्ध हमारा असली हमारा होने वाला है, जिसमें हम डायरेक्टली एक पार्टी होंगे। उस समय क्या स्थिति? फिर जो मैं फिर आप लोग अपने योजना का, हमारे देश में 35 करोड़ लोग से ज्यादा ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? मात्र 120 दिन। आप जापान को देखिए, रूस को देखिए, वहां कम से कम 270 दिन, जबकि उनके पास अपने भंडार हैं, हमारे पास तो भंडार भी नहीं। हमारे देश में बहुत सारी चीजों पर काम होगा, लेकिन पेट्रोल एक्सप्लोरेशन के ऊपर, ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर जितना काम होना चाहिए था नहीं। और जहां कहीं संभावना बढ़ती भी है, तो मैंने भी आपको कहा कि हमारे देश के अंदर से जिले के दरवाजे खोलने वालों की कमी नहीं। आज सरकार ने अंडमान निकोबार में शुरू किया है कार्यक्रम, हम आप देश का एक्सप्लोरेशन भी करेंगे और साथ के साथ तीनों सेनाओं का वहां एक केंद्र बना। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो अंडमान निकोबार कुल संभवतः 35-40 किलोमीटर है। मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट क्या है? जहां से चीन का लगभग 70% व्यापार होता है। चीन हमें हर तरह से कुछ पहुंचाने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, बिना किसी कारण। सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी, बड़ा लेख आया अखबार में,
कि वहां का तो पर्यावरण बिगड़ जाए, जो समुद्री जीवन है वो बिगड़ जाए। ठीक बात है। दुनिया में आज तक कोई सड़क ऐसी बनी है कि आपको पेड़ ना लगाओ, लेकिन वो पर्यावरण आपके तब काम आएगा ना जब आप जीवित रहेंगे, जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप बचे रहेंगे। भगवान ना करे कि इस स्थिति में आ जाए, क्योंकि वो उससे टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी है, हम उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते अलावा बहादुरी। लेकिन खाली बहादुरी काम नहीं आएगी, हमें और चीजों पर भी ध्यान देना। तो मैं आपसे क्षमा के साथ, उनके समय शायद और सबने बहुत अच्छे विचार रखे। मुझे ऐसा लगता है जब गुलशन जी से बात हुई, यहाँ आने के लिए, तो मेरा कोई परिचय नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मना कर देता तो शायद मैं अपना कुछ नुकसान कर दूँगा। आप लोगों के बीच आए, इतनी अच्छी बातें सुनी, और इसके अलावा जो एक काम आप कर रहे हैं, हमने भी कहा कि वो इन सज्जन ने कहा था कि मुसलमानों का लोहा 1 करोड़ कमियां उनके बीच में हो, लेकिन कोई मुस्लिम वृद्धाश्रम देखा है? ये सिर्फ हमें ही शौक है कि हम घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दें। तो आप इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छी संस्था का आप संचालन कर रहे हैं, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हुई, मेरे अनुभव में भी वृद्धि हुई। मुझे यहाँ का वास्तव में आपने मुझे बुलाया और आपसे बहुत कम मुझे अनुभव है, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात है जो मोदी जी ने कही है, 2 लाइनें और आपको सुनाना चाहता हूँ। किरदार का ये गुफ्तार का ये गाजी तो बना, गुफ्तार बातचीत गपबाजी, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। किरदार आचरण और मन अपना पुराना पापी है, वर्षों में नमाजी बन न सका। आपने सुना।